भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद सीधे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ते, उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या हुई वो देख लेते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में भी जाएंगे, तो विभाजन के पूर्व की जो परिस्थितियाँ थी उनको भी देखा जाएगा। 15 अगस्त के दिन देख लेंगे थोड़ा बहुत क्या क्या हुआ था। महात्मा गांधी का हत्याकांड, इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे। तो इस सीक्वेंस में हम लोग अपना जो है इस टॉपिक को कवर करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उसके अनुसार 1937 ईस्वी में चुनाव कराए गए। इसमें कांग्रेस को बहुत ही अच्छी जीत हुई, बहुत ही ज़बरदस्त जीत हुई। 11 प्रांत में से 8 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मतलब आज के टाइम के मुख्यमंत्री। इसमें मिली हार के बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का बहुत ही तगड़े विरोध करना शुरू कर दिया, बहुत ही जोर शोर से विरोध करना शुरू कर दिया। इन चुनाव में जो है मुस्लिम लीग केवल उन्हीं प्रांतों में जीत पाई थी जहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक थे और उन्हें हिंदुओं से डर महसूस होता, कट्टर हिंदुओं से डर महसूस होता था। मुस्लिम अल्पसंख्यक थे मतलब जिन प्रांतों में मुस्लिमों की संख्या कम थी वहाँ पे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को ही वोट दिया और केवल उन्हीं जगहों पे मुस्लिम लीग जीत पाई थी। याद कीजिए, इसमें जो है 1/3 सीटें मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित थी। अब जो है मुस्लिम लीग क्या प्रचार करने लगी इस चुनाव में मिली हार के बाद, वो मुसलमानों को भड़काने लगी कि आप लोगों पे इस्लाम पे खतरा है, आप लोगों को हिंदू बना दिया जाएगा। और ये हम लोगों ने देखा कि जो है चुनाव में मिली हार के बाद मुस्लिम लीग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगी थी। उसके बाद देखिए प्रांतीय स्तर पर 2 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पीरियड यहाँ पे लिख दिए हैं, 39 से 45 तक चला था ये। तो जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने काम किया। अंग्रेजों ने क्या किया, बिना भारतीयों से सलाह मशवरा किए जर्मनी के खिलाफ ये युद्ध हो रहा था। तो जर्मनी के खिलाफ हो रहे जो युद्ध था उसमें भारतीयों से सलाह मशवरा किए बिना इंग्लैंड ने अपनी जो युद्ध घोषणा पत्र था, युद्ध की घोषणा थी इंग्लैंड ने जो की थी, उसने ये कहा था कि भारत सरकार भी इंग्लैंड के साथ है। मतलब युद्ध में भारत सरकार भी इंग्लैंड का साथ देगी। भारत सरकार थी तो इंग्लैंड की उस समय, लेकिन भारतीयों को ये आपत्ति थी कि हम लोगों से सलाह मशवरा किए बिना आप हम लोगों का प्रयोग सेना के रूप में वहाँ नहीं कर सकते। देखिए हिटलर जो है पोलैंड पे जबरदस्ती कब्जा करने लग रहा था, इसलिए जो है ब्रिटेन और जो है फ्रांस जो है जर्मनी अर्थात हिटलर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था इन लोगों ने। तो गांधी और नेहरू भी हिटलर के कट्टर आलोचक थे, अतः इन्होंने अंग्रेजों से क्या कहा, हिटलर के खिलाफ तो ये थे, तो इन्होंने कहा कि एक हम आपकी मदद तो कर सकते हैं युद्ध में, हिटलर के खिलाफ हम आपकी मदद तो कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने गांधी और नेहरू ने एक शर्त रख दी अंग्रेजों के सामने। वो क्या थी, इन्होंने कहा कि एक गुलाम राष्ट्र किसी और की स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ सकता है। अंग्रेज अगर भारत को स्वतंत्र करने पर राजी हो जाए तो ही कांग्रेस जो है युद्ध में अंग्रेजों का साथ देगी। ये शर्त गांधी नेहरू ने
या कह लें कांग्रेस ने अंग्रेजों के समक्ष रखी, जिसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने जब हम लोगों की स्वतंत्रता की मांग को मानने से इनकार कर दिया, उसके विरोध में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो इसमें मुस्लिम लीग से परामर्श नहीं लिया गया था। जिन्ना ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्यों? जिन्ना ने कांग्रेस से अपने आप को या मुस्लिम लीग को पूरी तरह से अलग कर लिया, और उसके बाद मुस्लिम लीग का अपने आप को एकमात्र प्रवक्ता के रूप में स्थापित करके जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने द्विराष्ट्र की मांग की। द्विराष्ट्र का मतलब था कि एक तरफ पाकिस्तान रहता और एक ये मुस्लिम बहुल रहता, और एक हिंदू राष्ट्र होता। मान लीजिए भारत मान लेते हैं उसको। एक राष्ट्र होता है हिंदू बहुल, एक होता है मुस्लिम बहुल, और दोनों एक केंद्र साझा करते, दोनों मिलकर एक केंद्र बनाते, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे को नियंत्रित करती। ये अपने लिए स्वयं कानून बनाना चाहते थे। मुस्लिम बहुल क्षेत्र एक अपना बनाना चाहते थे पाकिस्तान के रूप में। उसमें वो अपने कानून नियम कायदे कानून बनाना चाहते थे, और जो पूरे जैसे विदेशी मामले इन सब मामले के लिए पूरे के लिए जो केंद्र बनता, उसमें भी अपनी एक बहुत प्रमुख भूमिका चाहते थे जिन्ना या मुस्लिम लीग के। अभी भी ये भारत से एकदम अलग होना नहीं चाहते थे। एक बड़ा भारत, एक जो भारत होता उसी में रहते, लेकिन एक अलग राज्य के रूप में रहते, जो राज्य के भीतर अपने ही नियम कानून कायदे कानून से चलता, लेकिन जो विदेश नीति हो गई ये सब मामलों में पूरे भारत को मिलकर एक केंद्र बनता, वो शासन चलाता। तो ये अभी जैसे इस टाइम में भारत और पाकिस्तान में दोनों के अलग अलग संविधान हैं, दोनों के अलग अलग नियम कायदे कानून हैं, क्षेत्र भी बटे हुए हैं, विभाजन हो चुका है। उस अभी इस टाइम ये विभाजन की बात नहीं किए थे, ये केवल कह रहे थे कि हमें एक राज्य दे दिया जाए, वहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहें, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो, मुस्लिम लोग आबादी हो, वहाँ के नियम कायदे कानून हम अपने हिसाब से बनाएं। साथ ही साथ जो मेन संविधान बनता मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और उसके अलावा जो क्षेत्र होता हिंदू बहुल क्षेत्र, पूरे भारत का जो संविधान बनता, पूरे भारत का जो शासन चलता, उसमें भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाए, अर्थात कि हमारे सहमति के बिना जो केंद्र हो उसके नियम कायदे कानून भी ना बन सकें जब तक हमारी सहमति ना हो उसमें। ऐसी पोजीशन वो चाहते थे जिन्ना मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को धीरे धीरे मुस्लिम जनता का समर्थन मिलता गया। इसी बीच क्या हुआ, दिसंबर 1941 में जापान जर्मनी से मिल गया, और उसने क्या किया, भारत के पूर्वी भाग पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि भारत भी ब्रिटेन ही था एक तरह से उस टाइम। इसने जो है रंगून तक कब्जा कर लिया। अब कांग्रेस ने कहा, जापानी हमले का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने ब्रिटेन से कहा कि शक्ति का हस्तांतरण फौरन कर दिया जाए और हमें स्वाधीन कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। इस शर्त पे हम जो है इस युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए ताकि हम ब्रिटेन का साथ दे सकें युद्ध में। जापान क्योंकि पूर्वी भाग पे कब्जा कर रहा था और धीरे धीरे आगे भी बढ़ता जा रहा था, तो उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने ये अपनी मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। देखिए, जो युद्ध हो रहा था इसमें भारतीय सैनिकों पे कोई फोर्स नहीं था, ये बाध्यकारी नहीं था कि वो ब्रिटेन की सहायता करें।
अर्थात अंग्रेजों ने जो है भारतीय सेना से एक तरह से मदद मांगी थी। जो भारतीय सैनिक युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कर रहे थे वो सभी अपनी इच्छा से गए थे। पूरा विश्व ये सब होते हुए देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन आदि देशों ने ब्रिटेन पे दबाव डालना शुरू किया कि आप भारत को स्वतंत्र करिए और उसे अपना संविधान बनाने की इजाज़त दीजिए, अर्थात उसे इंडिपेंडेंट कर दीजिए, अपना नियंत्रण हटा लीजिए भारत से। जब ब्रिटेन पे काफ़ी दबाव पड़ गया तो इन्होंने किया क्या, भारतीय शासन के लिए एक योजना बनाई। ब्रिटेन ने एक योजना बनाई और सर स्टैफर्ड क्रिप्स इनको 1942 में भारत भेजा गया। ये जो क्रिप्स योजना लेके आए थे इसको क्रिप्स मिशन बोला गया था। इस योजना को इसकी एक शर्त थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहले आपसी सहमति बना लें तब क्रिप्स मिशन को स्वीकार करें। मतलब इन दोनों में जो पहले ही आपसी मतभेद था उसको हटाएं, उसके बाद क्रिप्स मिशन को स्वीकार करें। ये क्रिप्स मिशन की शर्त थी। इस क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान देखिए, भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन के ये प्रमुख प्रावधान थे। पहला था भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। आखिरकार ब्रिटेन जो है ये बात माना। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ राष्ट्रों में दूसरी इसकी प्रावधान जो थे, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ राष्ट्रों में भारत को अन्य राष्ट्रों के समान एक बराबर अवधि का राष्ट्र का दर्जा मिलेगा, जिसे कहा जाएगा डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा भारत को। यहाँ भी लोग चालाकी किए थे, डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, संविधान भी बनाने दे रहे थे। संविधान हम लोग बनाते, लेकिन आखिरकार उसको मंजूरी कौन देते, वही लोग। तो ये चालाकी थी इसमें डोमिनियन स्टेटस की। तीसरा इसका प्रावधान था, भारतीय क्षेत्र में यदि कोई रियासत अथवा राज्य जो बनाया जाता संविधान, तो संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहती तो अपने अनुसार शासन चला सकती थी। और ब्रिटिश सरकार जो है अलग से उसके लिए उस राज्य या रियासत के लिए प्रावधान कर देती। लेकिन क्रिप्स मिशन लागू नहीं हो सका क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई। मुस्लिम लीग की क्या क्या मांगे थी वो देख लीजिए। भारत का धार्मिक आधार पर 2 स्वाधीन राज्य के रूप में बंटवारा किया जाए, जिसका एक राज्य मुस्लिम आबादी वाला राज्य, मुस्लिम राज्य हो, और जिसका नाम क्या रखा जाए, पाकिस्तान रखा जाए। ये मुस्लिम लीग की मांग थी। और दूसरी मांग थी पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाई जाए। संविधान सभा मतलब जो लोग संविधान बनाते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे संविधान सभा बोला जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाए। दूसरे अर्थों में पाकिस्तान अपने लिए स्वयं संविधान बनाए अलग। क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए जो है क्रिप्स मिशन जो है असफल हो गया। अंग्रेज भी जिन्ना की पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि भारतीय लोग अपनी तरह से शासन चलाने में खुश रहें और डोमिनियन स्टेटस के नाम पर उनका कब्जा बना रहे। फूट डालो और राज करो की नीति से शासन बनाए रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भारत की जो प्राकृतिक संसाधन थे इतने विशाल थे, उसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। जापानी फौज के निरंतर बढ़ते आक्रमण के बावजूद उन्होंने भारतीयों को शक्ति का हस्तांतरण करने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस ने सक्रिय उपाय अपनाने का फैसला किया। जुलाई 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में गांधी जी के विचार कि भारतीय समस्याओं का समाधान अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में ही है, इस विचार को स्वीकृति दी गई। उसके बाद देखिए 7 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें विचार विमर्श किया गया और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस के अधिवेशन के बाद अगले दिन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। इसी के दौरान इन्होंने करो या मरो का मंत्र देशवासियों को दिया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू ही हो पाता कि अगले ही 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता इस बात से जो है उग्र हो गई। हड़ताल और प्रदर्शन हुए पूरे देश में, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। 2 दिन में लगभग 17 बार गोलियां चली थी, जिसमें औरतें और बच्चे भी मर गए थे। आंदोलन को दबाने का ये तरीका देखकर लोग और हिंसात्मक हो गए। अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक अहिंसक आंदोलन से हिंसक आंदोलन बन गया। सरकारी भवनों, रेलवे, डाक, पुलिस थानों आदि को जला दिया गया। सरकारी अंग्रेज अफसरों को भी मारा गया। बलिया में तो पूरा प्रशासन ही भारतीयों ने अपने हाथ में ले लिया था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, सेना की मदद से लोगों की मशीन गन चलवाई, भून डाला लोगों को। यह आंदोलन और हिंसक हुआ उसके बाद, लेकिन फिर भी क्योंकि सेना को बीच में ले आए थे, 9 मई 1944 तक अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने में सफलता पा ली। लेकिन उन्हें एक बात का एहसास हो गया कि भारत की जनता की इच्छा के बिना भारत पे शासन करना संभव नहीं है। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, उस टाइम गांधी जी को रिहा कर दिया गया। युद्ध में ब्रिटेन जीता तो, परंतु उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति इतनी बिखर गई कि उसे खुद को संभालने में ही वर्षों लग जाते। इस टाइम क्या हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक शक्तियों के केंद्र बन गए। आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था। तो ये सारे कार्य किए थे। अमेरिका जो है विश्व की शक्ति का केंद्र बन गया। ब्रिटेन जो पहले केंद्र बना हुआ था, सबसे शक्तिशाली माना जाता था, अब उसकी जगह पे अमेरिका और सोवियत संघ के नाम आ गए। 6 वर्षों तक चले विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सैनिकों की ऊर्जा इतनी नहीं बची थी कि अब वो फिर से आते भारत के स्वाधीनता संघर्ष को कुचलने के लिए। और अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे उन पे ब्रिटिश विश्वास नहीं कर सकते थे। तो 1945 में क्या हुआ, ये घटना और घटी ब्रिटेन में। वहाँ पे अब तक राज कर रही थी कंजर्वेटिव पार्टी। इसको हराकर एक दूसरी पार्टी ने सरकार बनाई वहाँ पे, लेबर पार्टी। ये जो लेबर पार्टी थी, ये भारत को स्वतंत्र करने की पक्षधर थी। ये चाहती थी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। ये जो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी थी, इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने के कई गंभीर प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्यवश सफल न हो सकी। 1945 में प्रांतीय स्तर पर
नए सिरे से चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस को 59 और मुस्लिम लीग को 30 सीटें मिली। मार्च 1946 को इस लेबर पार्टी की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में से 3 लोगों को भारत भेजा। मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट। इसलिए ये जो 3 लोगों की जो ग्रुप भेजा गया था, इसको बोला जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया था। 3 लोग थे इसमें। कौन कौन थे आप नाम नेट पे देख सकते हैं। तो ये 3 कारणों से आया था। पहला क्या था, मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसका अध्ययन करने। दूसरा कारण था इसके आने का, भारतीय नेताओं को सत्ता सौंपने का क्या तरीका होगा, कैसे सौंपा जाएगा, उसके लिए। और भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने कि भारत को कौन सी राजनीतिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए, ये बात बताने के लिए कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया था। कैबिनेट मिशन ने अध्ययन वगैरह करने के बाद 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। ये जो योजनाएं थी इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ये सुझावात्मक प्रकृति की थी, जिनको कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा आपसी सहमति से अपनाना था। इस मिशन ने भारत के लिए जो योजनाएं तैयार की थी उसके कुछ मुख्य बिंदु ये हैं। भारत पर ब्रिटिश सत्ता समाप्त किया जाएगा। भारत के संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यथाशीघ्र गठन हो। एक अंतरिम सरकार का अविलंब गठन, अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लोग संविधान बनाएंगे, संविधान सभा, उनका तो गठन हो ही, उससे पहले एक अंतरिम सरकार अविलंब गठन उसका कर दिया जाए कि संविधान बनाने से पहले ही एक सरकार का अस्तित्व बना दिया जाए कि हाँ, ये सरकार पहले से भारत में शासन कर रही है। तो एक अंतरिम सरकार उसको बोला जाएगा, अंतरिम सरकार का अविलंब गठन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इनका था भारतीय परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश भारत, जितना भारतीय भूमि ब्रिटिश के कब्जे में थी वो प्लस अन्य प्रांतों से मिलकर निर्मित होगा, जिसमें जो देसी रियासतें होंगी उनको परिसंघ से अलग होने का विकल्प दिया जाएगा। ये इनका सुझाव था। और था राष्ट्रहित के जो विषय हैं उनको छोड़कर सभी विषय प्रांतों को सौंप दिए जाएंगे। कुल मिला के इन्होंने एक फेडरेशन बनाने का सुझाव दिया था कि इंडिया को एक फेडरेशन बनाया जाए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने जाने थे उनको 3 वर्गों में बांट दिया गया। पहला था हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, जिन क्षेत्रों में हिंदू लोग अधिक संख्या में थे। दूसरा था मुस्लिम बहुमत वाले, तीसरा भी मुस्लिम बहुमत वाले। दूसरा कहाँ का था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर पश्चिम मतलब जो आज का पाकिस्तान है। और दूसरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो था वो उत्तर पूर्वी प्रांत था। उत्तर पूर्वी कौन सा, जो इस टाइम बांग्लादेश है। इन तीनों वर्गों द्वारा पहले अपने अपने प्रांतों के लिए संविधान का निर्माण किया जाता। पहले ये तीनों वर्ग जो है, तीनों क्षेत्र अपने अपने प्रांतों के लिए संविधान का निर्माण करते। उसके पश्चात तीनों मिलकर एक परिसंघीय संविधान बनाते।
जो तीनों पे लागू होता, तीनों क्षेत्रों पे, पूरे पे, वो होता होल इंडिया, पूरा भारत। मुस्लिम लीग ऐसा चाहती थी कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की व्यवस्था हो। ऐसा इन चुनाव में नहीं था। कैबिनेट मिशन जो योजना लाए थे उसके अनुसार जो चुनाव कराने जाने थे उसमें पाकिस्तान की अलग संविधान सभा की व्यवस्था नहीं थी। फिर भी मुस्लिम लीग ने इन चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि जिन्ना सोचते थे कि जो पहले चुनाव हुए थे उसमें इनको अच्छी खासी सीटें मिल गई थी, तो वो सोचते थे कि जो है इन चुनाव में भी उन्हें अच्छी खासी सीट मिलेगी और उत्तर पश्चिम प्रांत और उत्तर पूर्वी प्रांत जो आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं वहाँ पे वो बहुमत में आ जाएंगे। और उसके बाद इन प्रांतों में जो व्यवस्था थी कि ये अपने संविधान पहले खुद बनाएंगे, तो उस हिसाब से वो ये सोच रहे थे कि जब हम अपना संविधान बनाएंगे तो उसी में वो पाकिस्तान बना लेंगे। वो जो संविधान बनेगा वो पाकिस्तान का संविधान होगा जीतने के बाद, ऐसा वो सोचते थे। जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया। कुल जो है 389 सदस्य निर्धारित किए गए कि पूरे भारत से इतने लोग संविधान सभा में आएंगे संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। परंतु ये जो निर्वाचन था ये अप्रत्यक्ष था, अर्थात जो प्रांत के चुनाव हुए थे उनके जो विधानमंडल थे, उनके जो लोग थे, वही कुछ लोगों को चुन के संविधान सभा का निर्माण कर देते। संविधान बनाने के लिए जिन लोगों को चुना जाता, किनके द्वारा चुना जाता? जो लोग पहले से प्रांत की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में मौजूद थे, वो लोग चुनते। सीधे जनता से चुनाव नहीं कराया गया, अप्रत्यक्ष था। 389 में से 296 सीटों पे चुनाव हुए। बाकी देसी रियासतें वगैरह थी तो उन पर चुनाव होना नहीं था। देसी रियासतों के प्रतिनिधि जैसे राजा वाजा रहते थे तो उनको सीधे ही प्रतिनिधि मान लिया जाता था, तो इसलिए 296 प्रतिनिधियों की सीटों पर चुनाव होने थे। अब इसमें देखिए 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, 8 लोग निर्दलीय थे, 7 लोग अन्य पार्टियों से जीत के आए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 296 में से 78 सीटें मुस्लिम आरक्षित थी। अब देखिए जो मुस्लिम आरक्षित सीटें थी उतनी भी मुस्लिम लीग नहीं जीत पाई, 73 पे ही सिमट गई। इसीलिए फिर जो है मुस्लिम लीग ने दूसरे रास्ते अपनाए। वो क्या है अभी आगे हम देखेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग का तर्क ये था कि भले इस चुनाव में उनकी बहुत अच्छी विजय नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो भारत की जनता है, भारत के मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया है। ये मुस्लिम लीग का या जिन्ना का तर्क था, जो काफ़ी हद तक सही भी था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए किया गया, उसमें कैबिनेट मिशन योजना जो थी 29 जुलाई 1946 में उससे अपनी सहमति वापस ले ली। फिर एक जन आंदोलन शुरू करने के लिए उसने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया देश की जनता से। 16 अगस्त 1946 इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस, इंग्लिश में है डायरेक्ट एक्शन डे। इस दिन हुआ क्या, कलकत्ता में जो है दंगे हो गए, हिंदू मुसलमान भिड़ गए आपस में
और बहुत ही भयंकर रूप से रक्तपात हुआ। इन दंगों में लगभग 4000 लोग मारे गए थे। लेकिन फिर भी जो है इतना सब रक्तपात हो गया, लेकिन जिन्ना अपनी मांग पे अड़े रहे और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया। लेकिन ये जो दंगे थे ये रुके नहीं, ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैलते गए। हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत ही अपनी उग्रता धारण करते रहे और धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में भी कलकत्ता से होते हुए पूरे में फैलते गए। अंग्रेजों को भी इतना भयंकर रक्तपात हो रहा था, अंग्रेजों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे रोकेंगे वो। फिर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, क्लीमेंट एटली नाम था उनका, उन्होंने 20 फरवरी को एक घोषणा की। उसमें उन्होंने कहा कि जून 1948 तक ब्रिटेन भारत छोड़ देगा। लेकिन बाद में इसको जो है 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। फिर उन्होंने बताया बाद में कि 15 अगस्त 1947 तक ही निर्धारित कर दिया गया कि ब्रिटेन भारत छोड़ देगा। गांधी जी ने बंगाल और बिहार के कई कई गाँवों में जाके यात्राएं की इन दंगों को मिटाने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मार्च 1947 में लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड लुई माउंटबेटन नए वायसराय बन के भारत आए। इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ बहुत लंबी लंबी बातचीत की। उसके बाद एक समझौते के लिए योजना बनाई, जिसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश के विभाजन की बात कही। क्योंकि सांप्रदायिक दंगों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ये विश्वास दिला दिया था, बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ गया था कि अब अविभाजित भारत की कल्पना अव्यवहारिक हो गई है। क्योंकि दंगे इतने ज़्यादा हो गए थे, बढ़ते चले जा रहे थे। हिंदू मुसलमान को दोष दे रहे थे, मुसलमान हिंदू को दोष दे रहे थे, और ये सिलसिला लगातार जारी था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ये समझ में आ गया था कि जब अगर विभाजन नहीं किया गया तो ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। इसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना घोषित की। इसमें इन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस की सरकार के रूप में सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा 15 अगस्त 1947 को। ये प्रस्ताव उन्होंने पेश किया, जिसको नेहरू ने, जिन्ना ने और सिख समुदाय की तरफ से बलदेव सिंह ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। नेहरू जो है डोमिनियन स्टेटस के विरोधी तो थे, लेकिन इन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, एक अंतरिम व्यवस्था मान के। अंतरिम मतलब कि ये खाली थोड़े समय के लिए थी, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे डोमिनियन स्टेटस की का ये के रूप में सरकार जो है सत्ता का हस्तांतरण तो हो रहा था, लेकिन इंडियंस को इसके आगे अभी आप लोग पढ़ेंगे कि इंडियंस को ये पावर भी थी कि वो ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी। तो ये सोच के नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार कर लिया था एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में, कि आगे चल के तो हम इंडिपेंडेंट हो ही जाएंगे, ब्रिटिश द्वारा जितने भी कानून हैं उनको निरस्त करके हम एक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया था डोमिनियन स्टेटस को। माउंटबेटन ने विभाजन के लिए सर साइरिल रैडक्लिफ को 6 सप्ताह के भीतर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए काम सौंपा, निर्धारण करने का काम सौंपा। माउंटबेटन की योजना जो बनाई माउंटबेटन ने विभाजन और सत्ता का हस्तांतरण वाली, उस पर बिना वक्त गवाए
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक बनाया गया और उसे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। बातचीत हुई उस पर, देखा गया उसको, उसके बाद कि क्या उसमें सही है क्या गलत है, थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई। फिर 18 जुलाई को ब्रिटिश राजशाही ने उस पर अनुमति दे दी और वो बिल जो था, विधेयक जो था, वो पास होके एक्ट बन गया, कानून बन गया 18 जुलाई 1947 को। किस नाम से? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नाम से, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से। और 18 जुलाई को ही लागू भी कर दिया गया था उसे। लागू कर दिया गया था मतलब जिस दिन बनता है और जिस दिन लागू होता है, दोनों डेट एक भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि जिस दिन उसको संसद से अनुमति मिली, अगर उसी दिन उसका न्यूज़पेपर वगैरह में प्रकाशन कर दिया गया है तो ये माना जाएगा कि उसी डेट से लागू हो गया है। और मान लीजिए 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जिस भी दिन न्यूज़पेपर वगैरह में उसको प्रकाशित कर दिया जाता है पब्लिक के लिए, उस दिन से माना जाता है कि कोई एक्ट जो है लागू हो गया है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो 18 जुलाई को बन के तैयार हुआ और 18 जुलाई को ही लागू भी हो गया था। ठीक है, देख लेते हैं कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारण क्या क्या थे। कांग्रेस ने जिन्ना और मुसलमानों को कम आंका, पहला कारण ये था। 1920 के दशक में गांधी जी ने जिन्ना की अपेक्षा मुल्ला मौलवियों से संपर्क बढ़ाने के प्रयास किए थे। 1930 के दशक में नेहरू ने सोचा था कि धर्म के आधार पर बनी पार्टी को मुसलमान लोग अपना समर्थन नहीं देंगे। जिस टाइम यही 1930 के दशक में जिन्ना चाहते थे कांग्रेस से समझौता करना, तब नेहरू ने, कांग्रेस ने जिन्ना को दरकिनार ही रखा। बाद में जब मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग में जुड़ते गए, इतनी ज़्यादा संख्या में हो गए, तब उनके पास कोई वजह ही नहीं थी कि कांग्रेस से समझौता करते। वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी पार्टी बन चुके थे। और दूसरी वजह ये थी, जिन्ना अपनी मांग पे अड़े रहे पाकिस्तान की। इतना रक्तपात हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद भी वो पाकिस्तान की अपनी मांग को पीछे नहीं लिए। तीसरी वजह अंग्रेज़ों को माना जाता है। अंग्रेज़ों ने हमेशा ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। हमेशा ही ये चाहे कि हिंदू और मुस्लिम एक ना हो पाए, अलग अलग रहे, वो अपने में खुश रहें और हम उन पर शासन करते रहें। तो ये देखिए, कांग्रेस की दूरदर्शिता, पहला रीजन ये। दूसरा रीजन हम कहेंगे विभाजन का, कि जिन्ना की महत्वाकांक्षा। और तीसरा रीजन कहेंगे अंग्रेज़ों की अनैतिकता। ये 3 प्रमुख कारण थे विभाजन के। अब ये देखते हैं 15 अगस्त का दिन कैसा था और महात्मा गांधी की हत्या। 14 अगस्त को कराची में ब्रिटिश सम्राट का संदेश पढ़कर सुनाया गया माउंटबेटन ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्ना जो है डोमिनियन पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने हुए, उन्होंने पद संभाला है। इसी रात को भारत में संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें आधी रात को 12 बजे नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण भविष्य से साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद जब सुबह हुई तो नई दिल्ली में संविधान सभा ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। 8:30 बजे माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और खुद भी भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही 1946 में बनी जो संविधान सभा थी, उसको स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, जो सदस्य निर्वाचित हो गए थे, उन्हीं को पहली
स्वतंत्र भारत की एज अ पार्लियामेंट संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया, मतलब वही लोग कार्यभार संभाल लिए। इसके बाद 10:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पूरे देश में खुशी का माहौल था। जगह जगह जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए, राष्ट्रगान हुआ, देशभक्ति के गीत गाए गए। ये आलम पूरे देश में आज़ादी मनाई गई। लेकिन इस टाइम भी हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक जो दंगे थे उसकी जो ग्रेविटी थी, उसकी जो विभीषिका थी, वो कम नहीं हो रही थी। अवर्णनीय बर्बरता, अनटोल्ड ब्रूटैलिटीज चल रही थी पूरे देश में, अर्थात कहा नहीं जा सकता इतनी भयंकर तरह से दंगे हो रहे थे। विस्थापन हो रहा था, लोग इधर से उधर जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। लगभग 2 करोड़ लोगों ने विस्थापन किया था। और इसी टाइम जो मारकाट हुई थी, 20 लाख लोग लगभग मारे गए थे। 16 अगस्त को रेडक्लिफ ने अपनी जो है सीमाओं का निर्धारण करके बता दिया था। उसी हिसाब से लोग इधर से उधर जा रहे थे। 35 लाख लोग लगभग अभी तक लापता हैं, उनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिली। महात्मा गांधी की तरह उत्तर पश्चिम प्रांत में एक थे अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। ये भी विभाजन का विरोध करते रहे। महात्मा गांधी अस्पतालों इन सब जगहों पे जाते और जो ये विक्टिम थे जिन पे जो है दंगे से चोट चपेट लगी थी, अस्पताल में थे, उनको सांत्वना देने का काम कर रहे थे महात्मा गांधी। 15 अगस्त के दिन भी महात्मा गांधी ने 15 अगस्त को भी किसी उत्सव में भाग नहीं लिया। उन्होंने 24 घंटे का उपवास रखा था। 15 अगस्त के बाद हालांकि दंगों में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो गई। इसके बाद महात्मा गांधी दिल्ली पहुंच गए और जो हिंदू लोग शरणार्थी बन के आए थे, उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था, उनको कम करने का काम महात्मा गांधी दिल्ली में रह के करने लगे। लेकिन महात्मा गांधी की कोशिशों के बावजूद मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार कम नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे और उसी वजह से दिल्ली वगैरह के इलाकों में मुसलमानों पे बहुत बुरी तरह से अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने तंग आके फिर से एक उपवास कर लिया कि ये दंगे अब रुकने चाहिए। गांधी जी ने ये उपवास मुसलमानों पे हो रही बर्बरता को रोकने के लिए तो किया ही था। इसकी एक और वजह थी, वो चाहते थे कि पाकिस्तान को उसकी बकाया रकम दे दी जाए। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने जो योगदान दिया था, ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था, उसके एवज में ब्रिटेन वाले कुछ पैसा दिए थे। तो वो भारत सरकार पाकिस्तान को देने वाली थी, लेकिन उसने रोक दिया था। लगभग 55 करोड़ की रकम थी ये। क्यों रोक दिया था? पाकिस्तान ने जो कश्मीर में आक्रमण वगैरह कर दिए थे, इस वजह से भारत सरकार वो पैसा पाकिस्तान को नहीं दे रही थी। तो गांधी जी ये भी कह रहे थे उपवास के जरिए कि वो पैसा तुरंत से तुरंत पाकिस्तान को दिया जाए। साथ में ये भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान सरकार अपने यहाँ हो रहे हिंदुओं पे जो अत्याचार है उसको रोके। 3 कारण थे उपवास के। एक तो भारत में जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा था उसको रोकना, पाकिस्तान में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था उसको रोकना, प्लस ये चाहते थे कि भारत सरकार जो रकम बकाया है जो अपने पास रखी हुई है पाकिस्तान को देने वाली 55 करोड़ रुपए, वो भारत सरकार पाकिस्तान को तुरंत दे दे। गांधी जी के प्राणों की रक्षा के लिए 18 जनवरी को मुस्लिम, हिंदू और कांग्रेस ने एक जो है समझौता किया और भारत में हो रहे अत्याचार को रोका और भारत सरकार ने पाकिस्तान को उसका 55 करोड़ रुपए वो भी दिया। इसके बाद गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा। लेकिन इन सबसे हिंदू और मुस्लिम जो बड़े नेता थे वो तो संतुष्ट हो गए, लेकिन जो छोटे लोग थे, आम जनता थी, उनमें गुस्सा था कि ज़बरदस्ती जो है
गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। तो इस तरह से कुछ कट्टरपंथी जो लोग थे वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, उनके अंदर गुस्सा भर गया और 20 जनवरी को गांधी जी के ऊपर एक बम फेंका गया। उसके बाद 30 जनवरी को पुणे के नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन इलाहाबाद में किया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे सारा घटनाक्रम घटा। अब हम लोग क्या करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि भारतीय संविधान जो बनाया गया उसमें क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई, किस तारीख को क्या क्या चीज़ें हुई। ये चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, तो इसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।